दोस्तों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज मैं बात करूँगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स क्या होता है। आपके फेडरल सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है टॉपिक, सब टॉपिक है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या होता है। जैसे आप देखते हैं, आप अपने घरों में देखते हैं कि आपके घर में आप बहुत सारे लोग होते हैं एक फैमिली में, और सारे लोग जो हैं अपने अपने सारे काम कर रहे होते हैं अलग अलग, और तभी काम मुमकिन हो पाता है। फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अगर किसी एक के भरोसे अगर देखा जाए कि किसी एक इंसान जो है फैमिली में सारी जिम्मेदारियां उस पर आ जाएंगी तो वो सारे काम नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। तो फैमिली को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो पावर्स हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनका डिसेंट्रलाइजेशन होता है और सभी लोग अपने अपने काम करते रहते हैं। पेरेंट्स अपने काम करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, घर के काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह से सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलती रहती हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम होता रहता है। ठीक इसी तरह आप देखते हैं देश की भी व्यवस्था होती है। देश भी एक परिवार ही होता है। और अगर आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ेंगे, उनके दर्शन को पढ़ेंगे, तो उनकी फ़िलॉसफी को पढ़ेंगे, तो दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत ही मशहूर चिंतक हुए हैं। और उनके चिंतन, जो थिंकिंग है, वो इस तरह से है, वो मानते हैं कि जो पूरा देश है एक फैमिली है, पूरा जो द कंट्री इज़ जस्ट लाइक ए फैमिली। तो ऐसे में जब परिवार है तो ज़रूरी है कि शक्तियाँ, जो पावर्स हैं, वो किसी एक के हाथ में ना हों, वो डिसेंट्रलाइज किए जाएं, उनको बाकी सबको दिया जाए, जिम्मेदारियां दी जाएं। यही डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मतलब यही है। डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द डिवीज़न ऑफ पावर्स and responsibilities, and the concentration of power is not considered convincing in a democratic setup. आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो पावर किसी भी एक इंसान के हाथ में आएंगे तो लोकतंत्र जैसा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए पावर्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए दो वजहों से। पहली वजह ये, जो पहला रीज़न है वो ये कि इससे डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचती है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो आपने बेल्जियम के केस में देखा कि कैसे पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वहाँ कितनी शांति और समृद्धि आई। बाकी आपने श्रीलंका का केस भी देखा कि पावर जैसे जैसे कंसंट्रेट होगा एक अथॉरिटी में या एक इंडिविजुअल में, तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाएगा और फिर वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वहाँ पर बचेंगे नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये पहला रीज़न है डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में। और दूसरा जो फेवर की, अगर डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर की बात करें, तो वो ये है कि इससे जो जिम्मेदारियां हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑल्सो शेयर्ड। जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। सारा काम एक सरकार नहीं कर सकती, सारा काम एक अथॉरिटी के द्वारा किया जाना बहुत मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि जिम्मेदारियां भी बढ़ाई जाएं। तो भारत में अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो भारत में जब संविधान बना तो आप जानते हैं दो तरह की सरकारें थीं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। संविधान ने दो ही सरकारों की बात की थी। एक तीसरे लेवल पर काम काफ़ी हुआ था, जिसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। शहरों में ये लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ के नाम पर, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम पर जानी जाती हैं। और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इन्हें हम PRIs या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के तौर पर जानते हैं। तो कोशिशें 59 से ही शुरू हुई थी। राजस्थान का नागौर ज़िला था जहाँ पर पंडित नेहरू ने महात्मा गांधी की जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर 1959 या 2 अक्टूबर 1959 को ही इनॉग्रेटेड द पंचायत्स इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा एफर्ट्स नहीं रहा। आप जानते हैं पंडित नेहरू जो थे, गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। और गांधी जी के अनेक विचारों में से एक बहुत ही आकर्षक जो विचार है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थॉट दैट इज़ अबाउट पंचायत। वो भी मानते थे कि गाँव के जो लोग हैं उनको अधिकार दिए जाएं, उनको अधिकार दिया जाए, उनको काम करने दिया जाए। वो मानते थे कि जो सही मायनों में भारत आज़ाद होगा, जो हम स्वराज की बात करते हैं, सेल्फ रूल की बात करते हैं, वो तभी मुकम्मल होगा, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा जब गांव के जो लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, वो ऑटोनोमस होंगे, वो फ्री होंगे अपनी छोटी छोटी अपने काम के लिए, चाहे उनको अपनी सड़क में खड़ंजा बिछाना हो या
फॉरेस्ट्रेशन करना हो या अपने तालाबों का रख रखाव, ये सब गांव के लोग ही अपना खुद करें, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं, और इसको ये मानते थे कि ये एक तरह से आत्मनिर्भरता होगी। इस फेवर में गांधी जी थे। तो और इसी विचार को पंडित नेहरू बहुत पसंद करते थे और उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन ये बात कोई बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चली। काम हुए, कोशिशें हुई, लेकिन कुछ राज्यों ने इस दिशा में रुचि दिखाई, कुछ नहीं दिखाई। तो फाइनली करते करते 1992 आया, जब पार्लियामेंट ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और इसके तहत 73rd के तहत जो PRIs हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, यानी कि रूरल एरियाज़ में पंचायत काम करेंगी। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है 1992, उसी के तहत जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न हुआ, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल बॉडीज़ कहते हैं। ये सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो हम देखते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरा टीयर जो हुआ वो स्टेट हो गया, और तीसरा जो टीयर है वो लोकल गवर्नमेंट का हो गया, जो 1992 के बाद आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको दे दिया गया है। तो आपको पता है कि गाँव की तरफ अगर जाएँ तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के 3 हिस्से हैं, कहीं कहीं 4 हिस्से हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 3 हिस्से ही हैं। सबसे निचले स्तर की बात करें तो ग्राम सभा होती है, वो ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। जो इंटरमीडिएट लेवल है उसमें ब्लॉक पंचायत होती है। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और ज़िला पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसका भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, वो टॉप लेवल पे होती है। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र या ब्लॉक पंचायत और ज़िला पंचायत, दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट लेयर्स विद इन द PRIs। और अर्बन एरियाज़ में आप जानते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे आपकी स्ट्रीट है, वहाँ पर लाइट का अरेंजमेंट करना है, उसका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया से काम करे, वाटर सप्लाई अच्छे। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर वो ये काम करती है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, जो भारत में 92 में हुए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया। इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका मोटा मोटा हिसाब है कि आज आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई गांव है और गांव में कहीं पर पानी भर गया है या कोई समस्या पैदा हो गई है, विकास का काम करना है, तो गांव के लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपना प्रधान चुनते हैं, अपना उप प्रधान इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। सो दे कैन ईजिली अप्रोच हिम और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे काम करिए, तो मिल के वो काम करा सकते हैं। तो एक तरह से कोऑपरेटिव गवर्नेंस की दिशा में बहुत ही शानदार कोशिश ये हुई है, और हम देखते हैं कि बड़ी आसानी से काम होते हैं, और इसका बहुत ही पॉजिटिव असर गांव के विकास पर पड़ा है। हम सिटी स्टेट की बात करते हैं, एंशियंट यूरोप की, बहुत पुराने समय में अगर हम बात करें तो यूरोप में, ग्रीक में सिटी स्टेट हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य, और बहुत कम आबादी थी, तो वो सब अपना काम ऐसे ही करते थे। भारत में भी जो पंचायत हैं वो प्राचीन काल से ही रही हैं, बहुत पुराने समय से रही हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण काम करती रही हैं। तो यही डिसेंट्रलाइजेशन है, और वाकई में देखा जाए तो इससे जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची है। उम्मीद है डिसेंट्रलाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे मेरे अपने इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो भी सुझाव हैं, आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, आई विल अवेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।